युवराज सर मुझे लाइक नहीं करते। ये सुनते ही युवराज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो फौरन कहता है, क्या तुम्हारी युवराज मोबाइल अपने हाथ में लेकर उस मोबाइल से राघव की तस्वीर देखता है। उस तस्वीर में वही आदमी था जिसे युवराज ने सुहानी के कमरे की खिड़की के पास देखा था। जो तस्वीर युवराज देख रहा था वो उसकी जवानी की तस्वीर थी। युवराज अब पूरी तरह से श्योर हो गया था कि वो आदमी राघव ही है। युवराज अपने मन में कहता है, इसका मतलब वो आदमी सुहानी के पास्ट से है और वो जरूर सुहानी के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। कोई तो बड़ी वजह होगी जो वो इस तरह से सुहानी पर नजर रख रहा है। युवराज मोबाइल उस आदमी को वापस करते हुए कहता है, इस राघव सूर्यवंशी के बारे में तुम्हें और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? उसकी फैमिली या और कुछ? वो आदमी कहता है, सर राघव की कोई फैमिली नहीं थी। वो एक अनाथ था। मिस्टर सक्सेना के फादर ने उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। मिस्टर सक्सेना की फैमिली ही उसकी फैमिली थी और वो मिस्टर सक्सेना का बॉडीगार्ड था। जिस रात मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था उस रात से राघव भी लापता है। युवराज खामोशी से ये सब सुन रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, मिस्टर सक्सेना की मौत के बाद क्या उनका कोई बैंक अकाउंट अब तक एक्टिवेट है? वो आदमी कहता है, सॉरी सर, इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको बता दूंगा। युवराज कहता है, और हाँ, इस राघव सूर्यवंशी के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। पता करो कि क्या वो अभी तक जिंदा है और अगर जिंदा है तो कहाँ है। युवराज की बात पूरी होते ही वो आदमी खड़ा होकर कहता है, ओके सर। ये कहकर वो आदमी युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। उस आदमी के बाहर जाते ही युवराज कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा का लाइव फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि सुहानी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी है। उसे देखकर युवराज को कल की बात याद आ जाती है जब उसने कार में सुहानी को हक कर लिया था। उस वक्त के बारे में सोचते हुए युवराज के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मॉनिटर में सुहानी को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मॉम डैड की मौत के पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्या तब भी मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स यही रहेगी? कुछ देर तक रुककर युवराज आगे कहता है, काश डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास कभी लेकर ही नहीं गए होते, तो आज मुझ पर इतनी मौतों का बोझ नहीं होता। युवराज अपने मॉनिटर को देखते हुए खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। इस बार युवराज के कमेंट कहने से पहले ही दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। युवराज देखता है कि उसके सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था जो युवराज को देखकर स्माइल कर रहा था। वो लड़के की हाइट युवराज की जितनी ही थी। उसका रंग हल्का सांवला था, लेकिन वो काफी गुड लुकिंग था। उस लड़के ने मैरून शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। उसे देखते ही युवराज के सीरियस चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अपने चेयर से उठकर उस लड़के की तरफ बढ़ता है। वो लड़का तेजी से युवराज के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। युवराज भी उसे हक करता है। युवराज उस लड़के से अलग होकर कहता है, अक्षय, तू यहाँ? वो लड़का युवराज के बचपन का दोस्त अक्षय था। अक्षय एक्साइटेड होकर युवराज से कहता है, हाँ मैं यहाँ। तेरे पास तो मुझे कॉल करने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुझसे मिलने आ जाता हूँ। युवराज कहता है, लेकिन तू तो बैंगलोर
नजरें फेर कर कहता है, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अक्षय को युवराज की आंखें देखकर उस पर शक होने लगता है। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? युवराज अपनी चेयर से उठ जाता है और 2-3 कदम चलते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मेरे पास इन बेकार चीजों के लिए टाइम नहीं है। युवराज को नाराज होते देख अक्षय उसके पास जाता है और मस्ती करते हुए उसे साइड से अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है। अक्षय युवराज को हक किए हुए कहता है, अरे मेरे रहते हुए तुझे किसी लड़की की क्या जरूरत है? तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये कहकर अक्षय युवराज के गाल पर एक किस कर देता है। युवराज समझ जाता है कि अक्षय ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो अक्षय को खुद से दूर करते हुए कहता है, दूर हट मुझसे। अक्षय युवराज को और कसकर पकड़ लेता है और उसे हक किए हुए उसके कंधे पर सर रखकर कहता है, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। युवराज इरिटेट होकर कहता है, अब तू मुझे परेशान कर रहा है। अक्षय युवराज के कंधे पर सर रखे हुए कहता है, तू मुझे पूरे 1 साल बाद मिला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अक्षय जानता था कि अब युवराज उसकी हरकतों से इरिटेट हो रहा है। वो जानबूझकर युवराज से और चिपक जाता है। युवराज अब थोड़े गुस्से में कहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अक्षय अपनी बात पर जोर देकर कहता है, नहीं, मैं तुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। युवराज अक्षय को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने ऑफिस के दरवाजे पर जाती है। वो देखता है कि उसके ऑफिस का दरवाजा खुला था और वहां पर सुहानी, निशा और विवेक खड़े थे। युवराज और अक्षय को इस हालत में देखकर उनकी आंखें और उनका मुंह खुला रह गया था। उन्हें देखकर युवराज भी चौंक जाता है और अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षय अभी भी मस्ती के मूड में था और वो युवराज को नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर अक्षय की नजर भी दरवाजे पर जाती। वो नहीं जानता था कि सारे लोग उन दोनों को गलत समझ रहे हैं। अक्षय उसी स्माइल के साथ सुहानी और उसके दोस्त को वेव करते हुए कहता है, हे। सुहानी, निशा और विवेक अब भी युवराज और अक्षय को हैरानी से देख रहे हैं। विवेक और निशा उसी सदमे में अपना हाथ वेव करते हुए कहते हैं, हेलो। सुहानी तो इस वक्त हेलो कहने की भी हालत में नहीं थी। वो एक बार युवराज को तो एक बार अक्षय को देख रही थी। युवराज सुहानी के सामने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो समझ गया था कि सुहानी और उसके दोस्त अक्षय और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। निशा उन दोनों की तरफ उंगली करके हकलाते हुए कहती है, आप दोनों साथ में? अक्षय खुश होकर कहता है, हाँ, हम दोनों साथ साथ। निशा परेशान होकर कहती है, कब से? अक्षय को लगता है कि निशा उसकी और युवराज की दोस्ती की बात कर रही है। अक्षय स्माइल करते हुए कहता है, स्कूल टाइम से। निशा कहती है, आप दोनों स्कूल से ही ऐसे हैं? अक्षय कहता है, और नहीं तो क्या हम मेड फॉर ईच अदर नहीं लगते? अक्षय का जवाब सुनकर उन तीनों की हैरानी और बढ़ जाती है। अब निशा का सर घूमने लगा था। वो सुहानी की तरफ देखती है जो युवराज और अक्षय को आंखें फाड़ कर देख रही थी। सुहानी को देखते हुए निशा अपने मन में कहती है, बेचारी सुहानी, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं इसे। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वो हड़बड़ी में सुहानी और उसके दोस्त को देखते हुए कहता है, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? निशा अपने हाथ में रखी एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर, मैं ये असाइनमेंट सबमिट करने आई थी, लेकिन लगता है शायद गलत वक्त पर आ गई। सॉरी, हम लोगों ने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। हम बस जा रहे हैं। ये कहते ही निशा युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगती है। निशा के ठीक पीछे पीछे विवेक भी बाहर जाने लगता है, लेकिन सुहानी अभी भी हैरान होकर युवराज को ही एकटक देख रही थी। युवराज इससे और भी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो सुहानी से सब कुछ क्लियर तो करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करे।
जब निशा देखती है कि उसके ऑफिस से बाहर आ जाने के बाद भी सुहानी वहीं खड़ी है, तो वो सुहानी के पास आकर धीमी आवाज में कहती है, सुहानी, चल यहाँ से। सुहानी को जैसे निशा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो एकटक युवराज और अक्षय को देख रही थी। निशा आगे कहती है, सुहानी, समझने की कोशिश कर, यहाँ तू लेट हो गई है। इस मरून टी शर्ट वाले ने स्कूल टाइम से अपनी बुकिंग कर ली है। निशा सुहानी का हाथ पकड़कर उसे युवराज के ऑफिस से बाहर ले जाती है। सुहानी उस शौक में रहते हुए वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद युवराज अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है। इस सिचुएशन से अनजान अक्षय मुस्कुराते हुए युवराज से कहता है, क्या हुआ? अक्षय के इस सवाल पर युवराज उसे गुस्से से घूरने लगता है। अक्षय अपना मुंह बनाकर कहता है, तेरे गुस्सा करने की आदत अब तक नहीं गई ना? युवराज उसे घूरते हुए कहता है, अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अक्षय युवराज का गुस्सा देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक कैंटीन में बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों किसी सदमे में हैं। उनके मुंह से पिछले आधे घंटे से एक शब्द भी नहीं निकला था। निशा उस खामोशी को तोड़कर सुहानी से कहती है, तो क्या युवराज सर ने तुझे उसके लिए रिजेक्ट कर दिया? सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। निशा फिर से चुप हो जाती है और वही खामोशी उनके बीच फिर से छा जाती है। दूसरी तरफ भैरवनाथ अपनी गुफा के अंदर अपनी साधना में लगा था। साधना करते हुए उसे एहसास होता है कि कोई उसकी गुफा के अंदर आ रहा है। कुछ ही देर में एक इंसान गुफा के अंदर आकर भैरवनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। भैरवनाथ अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, समायरा, रक्षा की बेटी, आज मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये कहकर भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। वो देखता है कि उसके सामने समायरा ही खड़ी थी। समायरा भैरवनाथ को एकटक देख रही थी। हमेशा की तरह उसकी आंखों में गुस्सा था। समायरा बड़ी सख्ती से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भैरवनाथ मुस्कुरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता चल गया हो कि समायरा किस काम के लिए उसकी मदद चाहती है। भैरवनाथ कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस लायक नहीं समझती। ये सुनकर समायरा की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कहती है, तुम हमेशा से जानते थे कि एक दिन मैं तुम्हारे पास मदद के लिए जरूर आऊंगी। भैरवनाथ समायरा से कहता है, ऐसा नहीं है। खैर, अब तुम आ ही गई हो तो बता दो कि तुम्हें मुझसे किस लिए मदद चाहिए। समायरा गुस्से में भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज को जान से मारने के लिए। क्या है समायरा का मकसद? क्यों मारना चाहती है वो युवराज को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। भैरवनाथ को समायरा से इसी जवाब की उम्मीद थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो शक्तियों का लालच तुम्हें भी यहां तक ले ही आया। समायरा गुस्से में कहती है, बात सिर्फ शक्तियों की नहीं है, मुझे मेरी माँ की उस हालत का बदला भी चाहिए। भैरवनाथ युवराज का बचाव करते हुए कहता है, लेकिन युवराज ने तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो किया था उस साय ने किया था। समायरा भैरवनाथ से असहमत होकर कहती है, वो साया और युवराज अब अलग नहीं है। मुझे उस साय को हमेशा के लिए खत्म करना है और उसके लिए युवराज का मरना जरूरी है। भैरवनाथ कहता है, तुम उस साय को खत्म नहीं कर सकती और वो साया तुम्हें युवराज को मारने नहीं देगा। तुम यहां सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हो। समायरा कहती है, मैं उसे अकेले खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर ये जरूर कर सकते हैं। तुम कुछ वक्त उस साय को उलझा सकते हो और उतना वक्त काफी होगा युवराज को मारने के लिए। युवराज खत्म तो वो साया भी खत्म। मुझे उसकी शक्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को है। भैरवनाथ समायरा को बीच में ही टोकते हुए कहता है। समायरा अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मेरी माँ को वो शक्तियां मेरे लिए चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी है। अब तुम बताओ,
क्या तुम युवराज को खत्म करने में मेरी मदद करोगे? नहीं, भैरवनाथ मजबूती से कहता है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर समायरा कहती है, क्यों बचाना चाहते हो उसे? भैरवनाथ कहता है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। समायरा गुस्से में हंसते हुए कहती है, तुम्हारा फर्ज? अपने फर्ज के लिए उसे बचाना चाहते हो या अंत में उसे मारने के लिए? भैरवनाथ सहजता से कहता है, मैं तुम्हारी मां की तरह नहीं हूं जो सिर्फ शक्तियों के लिए किसी की भी बलि दे दूं। अब समायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी भैरवनाथ की जान ले ले, लेकिन वो जानती थी कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती। समायरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं उस साय से अपना बदला लेकर रहूंगी। इसके लिए मुझे युवराज की जान लेनी पड़े या किसी और की, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर समायरा वहां से चली जाती है। समायरा के जाने के बाद भैरवनाथ खुद से कहता है, बेवकूफ लड़की, इसे तो ये भी नहीं पता कि आज अगर ये जिंदा है तो सिर्फ उस साय की वजह से। ये कहकर भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद कर अपनी साधना में लग जाता है। इधर सुहानी डिनर करने के बाद अपने बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी निशा उसके पास आकर बैठ जाती है। निशा सुहानी के हाथ पर हाथ रखकर बड़ी समझदारी से कहती है, सुहानी, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए युवराज सर से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? निशा सुहानी को हौसला देते हुए कहती है, हाँ सुहानी, तुझे तो आसानी से युवराज सर से बेहतर लड़का मिल जाएगा। हमें क्या पता था कि युवराज सर ऐसे होंगे, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। अब पता चला कि आज तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। सुहानी निशा को घूर कर कहती है, तो कहना क्या चाहती है? निशा सुहानी को सुबह का इंसिडेंट याद दिलाते हुए कहती है, आज तूने युवराज सर के ऑफिस में देखा नहीं क्या? युवराज सर और वो लड़का। निशा की इस बात पर सुहानी को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। सुहानी को इस तरह हंसते देख निशा और परेशान हो जाती है। वो सुहानी की फिक्र करते हुए कहती है, ओह गॉड, सुहानी तू ठीक है ना? शायद युवराज सर के धोखे की वजह से तुझे सदमा लग गया है। सुहानी शांत होकर कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। निशा कहती है, क्या मतलब? सुहानी कहती है, वो युवराज सर के कोई दोस्त होंगे, हम बस वहां गलत वक्त पर पहुंच गए थे। सुहानी की बात सुनकर निशा बेड से उठ जाती है और अपनी बात पर जोर देकर कहती है, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। वहां जो कुछ हुआ वो तूने देखा नहीं क्या? आज हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तूने नोटिस नहीं किया? जब हम वहां पहुंचे तो युवराज सर का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इससे ज्यादा तुझे और क्या प्रूफ चाहिए? सुहानी मुस्कुराते हुए निशा का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर फिर से बैठा देती है और कहती है, निशा, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निशा फिर से बेड से उठ जाती है और कहती है, सुहानी, तो युवराज सर के प्यार में अंधी हो गई है। सब कुछ सामने होते हुए भी तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर निशा गुस्से में अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। सुहानी फिर से अपने बेड पर पीछे की तरफ टिक कर बैठ जाती है और कमरे में लगे फैन को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। निशा सुहानी को देखकर उस पर तरस खाते हुए कहती है, बेचारी सुहानी, लगता है आज युवराज सर को ऐसे देखकर उसे सदमा लगा है। ये कहकर निशा अपने बेड पर सो जाती है और कमरे की लाइट बंद कर देती है। सुहानी लाइट बंद होने पर भी बेड पर बैठे हुए अपने ख्यालों में खोई थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मिस्टर सक्सेना की स्टोरी चल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे मिस्टर सक्सेना और अपना एक्सीडेंट काफी सिमिलर लग रहा था। सुहानी अपने मन में कहती है, मिस्टर सक्सेना की बेटी शिवी की लाश नहीं मिली थी। मेरे सपने में जो इंसान मुझे दिखाई देते हैं वो भी शिवी शिवी ही आवाज लगाते हैं। मिस्टर सक्सेना और मेरा एक्सीडेंट एक ही साल में हुआ था।
तो क्या? यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है। रात में सुहानी को फिर से वही सपना दिखता है। वो देखती है कि अंधेरी रात में एक कार काफी स्पीड में आगे बढ़ रही है। उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक आदमी कार चला रहा था। सुहानी खुद को उसके पास वाली सीट पर बैठे पाती है, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी। सपने में इंसान अक्सर खुद का चेहरा नहीं देख पाता। सुहानी देखती है कि अचानक कोई उसे पकड़कर कार से बाहर कूद जाता है और वो कार खाई में गिर जाती है। सुहानी सपने में जोर से चीखती है, पापा! ये आवाज बार बार सुहानी के कानों में गूंजने लगती है और सुहानी की नींद टूट जाती है। वो जोर से पापा कहते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी अब बुरी तरह से डर गई थी। शिमला की इस ठंड में भी घबराहट की वजह से सुहानी के माथे पर पसीना आ रहा था। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। सुहानी की आवाज सुनकर निशा भी नींद से जाग जाती है। वो सुहानी के पास आकर बैठ जाती है। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी, तू ठीक है? सुहानी अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहती है, फिर से वही सपना। निशा समझ जाती है कि सुहानी ने क्या देखा है। वो साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाती है और सुहानी को पानी पिलाकर फिर से उसे उसके बेड पर सुला देती है। निशा वापस अपने बेड पर बैठकर खुद से कहती है, आई होप सुहानी की मेमोरी जल्दी वापस आ जाए और उसकी ये तकलीफें कुछ कम हो जाएं। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज ग्राउंड से चलते हुए कैंपस के अंदर जा रहे थे। निशा और विवेक एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सुहानी आज भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी जिनके बारे में वो कल रात सोच रही थी। तभी युवराज की कार भी ग्राउंड से होते हुए पार्किंग के पास जाकर रुकती है। उस कार की एक तरफ से युवराज बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से अक्षय। उसे देखते ही निशा, सुहानी और विवेक रुक जाते हैं। कार से उतरकर अक्षय युवराज के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ डाल देता है। अक्षय के ऐसा करने पर युवराज उससे चिढ़ जाता है। युवराज उसे खुद से अलग करने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर सुहानी और उसके दोस्तों पर जाती है। युवराज देखता है कि सुहानी उसे ही देख रही थी और फिर से एम्बैरेस हो जाता है। वो ये सोचकर थोड़ा घबरा जाता है कि शायद सुहानी उसे कुछ और ही समझ रही है। इधर निशा अक्षय को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, देखा उस लड़के ने युवराज सर को कैसे पकड़ कर रखा है। मुझे तो लगता है कि उसी ने युवराज सर को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक एक साथ कहते हैं, निशा जस्ट शट अप। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ बढ़ जाती है। निशा भी उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ती है, तो विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, वहां जाओगी तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ कर दोगी। विवेक के रोकने पर निशा अपना मुंह बनाकर वहीं रुक जाती है। सुहानी बिना किसी एक्सप्रेशन के युवराज की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ आते देख युवराज थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। सिर्फ सुहानी ही थी जो युवराज की धड़कनों को इस तरह से बढ़ा सकती थी, लेकिन युवराज की एक खासियत थी, वो अपनी फीलिंग्स कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने देता था। सुहानी युवराज के सामने आकर रुक जाती है। वो एक बार युवराज को देखती और फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती। सुहानी थोड़ी परेशान और रेस्टलेस लग रही थी। युवराज उसे देखकर समझ जाता है कि सुहानी कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। अक्षय भी कंफ्यूज होकर सुहानी को ही देख रहा था। युवराज अपने एटीट्यूड में सुहानी से कहता है, कुछ कहना चाहती हो? सुहानी कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अक्षय कहता है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? आई नो युवराज थोड़ा खड़ूस दिखता है, लेकिन मेरा दोस्त दिल का बहुत अच्छा है। युवराज अक्षय को घूरता है और फिर सुहानी से कहता है, कहो क्या बात है? सुहानी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे मिस्टर सक्सेना की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? युवराज सुहानी की बात सुनकर चौंक जाता है
लेकिन अगले ही पल वो समझ जाता है कि सुहानी युवराज से मिस्टर सक्सेना की तस्वीर क्यों मांग रही है। युवराज नहीं चाहता था कि सुहानी इस वक्त मिस्टर सक्सेना की तस्वीर देखे। वो सुहानी की मेंटल कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता था। वो जानता था कि इस वक्त सुहानी का ज्यादा स्ट्रेस लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। युवराज सुहानी से कहता है, मेरे पास मिस्टर सक्सेना की कोई तस्वीर नहीं है। सुहानी परेशान होकर कहती है, मुझे उनकी तस्वीर देखनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखते थे। युवराज खामोश रहकर सुहानी के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अक्षय सुहानी और युवराज के बीच की बातें सुन रहा था। वो उनके बीच में आते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मिस्टर महेश सक्सेना की बात कर रहे हो? सुहानी अक्षय को देखते हुए हाँ में जवाब देती है। अक्षय हल्की हंसी के साथ कहता है, बस इतनी सी बात, मिस्टर महेश सक्सेना की तस्वीर तो मेरे पास है। ये सुनते ही युवराज घूर कर अक्षय को देखता है। वो परेशान होकर अपने मन में कहता है, कहीं ये सुहानी को सच में मिस्टर सक्सेना की तस्वीर न दिखा दे। युवराज अक्षय से कहता है, तेरे पास मिस्टर सक्सेना की तस्वीर कहां से आ गई? अक्षय युवराज को जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर सक्सेना मेरे आइडल थे। जब मैं छोटा था तब बड़ा होकर उनके जैसा बनना चाहता था। तू तो जानता है ना कि मेरे डैड उनकी कंपनी में काम करते थे। एक दिन मैं मॉम डैड के साथ उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में गया था। मेरे घर में उस दिन की तस्वीर थी जिसे मैंने अपने मोबाइल में ले लिया। उन्हें देखकर मुझे आज भी इंस्पिरेशन मिलती है। अक्षय की बात पूरी होते ही सुहानी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज क्या आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? अक्षय मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये कहकर अक्षय अपना फोन निकालकर उसमें वो तस्वीर ढूंढने लगता है। युवराज अक्षय को वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए कहता है, अक्षय चल यहाँ से, मुझे एक जरूरी काम है। अक्षय युवराज की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने फोन में वो तस्वीर ढूंढ लेता है। वो अपना मोबाइल स्क्रीन सुहानी की तरफ करते हुए कहता है, ये है मिस्टर सक्सेना। अक्षय के सुहानी को तस्वीर दिखाते ही युवराज डिसअपॉइंट होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही सुहानी मिस्टर सक्सेना की तस्वीर देखती है, वो हैरान रह जाती है। सच जानने के बाद क्या होगा सुहानी का रिएक्शन, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Pre-book and say more on Six, Mills, and Peggy. We get it. सुहानी मिस्टर सक्सेना की तस्वीर देख हैरान रह जाती है। मिस्टर सक्सेना वही आदमी है जिन्हें वो आज तक अपने सपनों में देखती आई है। तस्वीर देखकर सुहानी का सर चकराने लगता है। अगले ही पल अक्षय अपनी मोबाइल स्क्रीन स्लाइड करके सुहानी को अगली तस्वीर दिखाता है, जिसमें शिविका मिस्टर सक्सेना के साथ अपना बर्थडे केक काट रही थी। उस तस्वीर को देखते हुए अक्षय कहता है, और ये है मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका। अक्षय के ऐसा कहते ही युवराज दंग रह जाता है और फौरन अक्षय से उसका मोबाइल छीन लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि युवराज अक्षय से वो मोबाइल ले पाता, सुहानी शिविका के बचपन की तस्वीर देख लेती है। उस तस्वीर को देखकर सुहानी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो सुहानी के ही बचपन की तस्वीर थी। वो समझ जाती है कि जिस बात का शक उसे इतने दिनों से था, वो आखिर सच निकला। उसे पता चल जाता है कि मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका वही है। अब सुहानी के मन में हजारों सवाल आ रहे थे और उसका दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। इधर अक्षय से मोबाइल छीनते ही युवराज घबराकर सुहानी की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि उसने अक्षय से मोबाइल लेने में देर कर दी है। वो फिक्र भरी नजरों से सुहानी को देखता है। सुहानी का ब्रेन अचानक से इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है।
युवराज आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। युवराज ने एक हाथ में सुहानी को पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसके गाल पर हल्की थपकी देकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सुहानी के इस तरह बेहोश होने पर युवराज बहुत घबरा गया था। ये देखकर निशा और विवेक भी दौड़ते हुए सुहानी के पास आ जाते हैं। निशा भी सुहानी को आवाज देकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सुहानी होश में नहीं आ रही थी। अक्षय अभी भी वहीं खड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अक्षय युवराज से कहता है, इसे अचानक क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक यहाँ हमसे बात कर रही थी। अक्षय के ऐसा कहने पर युवराज उसे गुस्से से घूर कर देखता है और अक्षय डर कर आगे कुछ नहीं कहता। विवेक युवराज से कहता है, युवराज सर, हमें सुहानी को अंदर लेकर जाना चाहिए। युवराज कहता है, नहीं, हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। निशा भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, युवराज सर ठीक कह रही हैं, सुहानी को शॉक लगा है, इसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा शॉक? निशा इरिटेट होकर कहती है, वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, अभी हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। युवराज अक्षय से कहता है, कार स्टार्ट करो, फास्ट। अक्षय ने पहली बार युवराज को किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते देखा था। वो बिना देरी किए युवराज की कार स्टार्ट करता है। युवराज निशा के साथ सुहानी को लेकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। विवेक कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और अक्षय कार को हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज पूरे रास्ते सुहानी का हाथ थामे हुए उसे जगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। निशा युवराज का सुहानी के लिए इस तरह फिक्र करना देख पा रही थी। उसे युवराज के चेहरे पर सुहानी को खो देने का डर साफ दिख रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुहानी को स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले गए। डॉक्टर अंदर सुहानी का चेकअप शुरू करते हैं और बाकी के लोग रूम के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं। रूम के बाहर निशा और विवेक चेयर पर बैठे थे। अक्षय उनके पास ही खड़ा था, लेकिन युवराज बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। युवराज को ऐसे देखकर विवेक निशा से कहता है, वहां देखो, उन्हें देखकर कोई भी बता देगा कि युवराज सर को सुहानी की कितनी फिक्र है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ने सुहानी को ना क्यों कहा। निशा अक्षय को तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, इसकी वजह से पता नहीं कहां से आ गया, मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ने के लिए। निशा का जवाब सुनकर विवेक अपना सर पकड़ लेता है और आगे कुछ भी नहीं कहता। कुछ ही देर में डॉक्टर जोशी बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही सभी उनके पास जाकर सुहानी की कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर जोशी युवराज से कहते हैं, मिस्टर दीवान, सुहानी को स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया था। युवराज कहता है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जवाब देते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो आप सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है, आप लोग अंदर जाइए। सभी डॉक्टर की बात मानकर कमरे के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाते ही निशा सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहती है, सुहानी तू ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे? विवेक भी निशा के पीछे खड़ा था। बेड के दूसरी तरफ डॉक्टर जोशी और युवराज खड़े थे। युवराज नहीं चाहता था कि अक्षय सुहानी की बातें सुने, इसीलिए उसने अक्षय को किसी काम का बहाना बनाकर बाहर भेज दिया था। उन सभी के अंदर आने पर सुहानी बेड से टिककर बैठ जाती है। सुहानी के चेहरे पर डर, परेशानी, घबराहट सब एक साथ दिख रहा था। सुहानी की ये हालत देखकर युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सुहानी निशा को देखकर कहती है, मिस्टर सक्सेना ही मेरे पापा हैं। क्या? विवेक हैरानी से कहता है। सुहानी की बात सुनकर निशा और युवराज शांत रहते हैं। युवराज ये बात पहले से जानता था और निशा को भी इस बात का अंदाजा था। युवराज सुहानी के पास रखी चेयर पर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे हर रात सपने में जो इंसान दिखते हैं वो मिस्टर सक्सेना है, और आपकी फ्रेंड ने मुझे मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका की जो तस्वीर दिखाई थी
वो तस्वीर मेरी है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, क्या हुआ था उस रात? सुहानी कहती है, उस रात मैं पापा के साथ कार में थी और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। शायद कार के पीछे कोई आदमी बैठा था। पापा ने उससे कहा कि शिवी का ध्यान रखना, और अगले ही पल वो आदमी मुझे पकड़कर कार से बाहर कूद गया। इसके बाद पापा कार के साथ उस खाई में। कहते कहते सुहानी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। निशा सुहानी के पास जाकर उसे हक कर लेती है। विवेक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। युवराज आगे कहता है, तुम लोग उस रात कहाँ जा रहे थे? सुहानी निशा से अलग होकर नम आंखों के साथ कहती है, मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि पापा कह रहे थे कि शिविका हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें उसे बचाना होगा। इसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहते हुए सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है। सुहानी को ऐसे रिएक्ट करते देख डॉक्टर जोशी कहते हैं, इट्स ओके सुहानी, तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है, जल्द ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्ट्रेस फ्री रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। डॉक्टर जोशी युवराज को इशारा करके रूम से बाहर आ जाते हैं। युवराज भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। डॉक्टर जोशी युवराज से कहते हैं, मिस्टर दीवान, सुहानी की मेमोरी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी वापस आ रही है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसे में उसका हॉस्टल में रहना ठीक नहीं है, उसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। युवराज डॉक्टर जोशी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर जोशी आगे कहते हैं, मैंने सुहानी की मेडिसिन में कुछ चेंजेस किए हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि वो सारी दवाइयां टाइम पर ले और स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। स्ट्रेस सुहानी के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। युवराज हाँ में अपना सर हिलाकर डॉक्टर जोशी से कहता है, ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा, थैंक यू। डॉक्टर जोशी वहां से चले जाते हैं। युवराज फिर से उस कमरे के अंदर जाता है। वहां सुहानी, निशा और विवेक से कुछ बातें कर रही थी। युवराज सुहानी के पास आकर उन तीनों से कहता है, मुझे तुम तीनों से कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज के ऐसा कहते ही वो तीनों उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगते हैं। युवराज आगे कहता है, हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा कि सुहानी ही मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका है। ये सुनकर निशा फौरन कहती है, लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? निशा की बात खत्म होते ही विवेक भी कहता है, हाँ सर, ये बात छुपाने की क्या जरूरत है? मिस्टर सक्सेना शिमला के सबसे अमीर इंसान थे। आज भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी शिमला में है और सुहानी उसकी इकलौती वारिस है। अपनी आइडेंटिटी रिवील करके सुहानी का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर हो जाएगा, लेकिन उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। युवराज कहता है। सुहानी उन तीनों की बातों को ध्यान से सुन रही है। ये सुनकर निशा मुंह बनाकर कहती है, जान खतरे में पड़ जाएगी मतलब? युवराज उन्हें समझाते हुए कहता है, ये बात तो क्लियर है कि मिस्टर सक्सेना को पता था कि कोई उन्हें और उनकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था और उसी से बचने के लिए वो शहर से बाहर जा रहे थे। अगर सच में उन्हें कोई मारना चाहता था तो सुहानी की आइडेंटिटी रिवील करते ही वो फिर से सुहानी को मारने की कोशिश करेगा। निशा और विवेक युवराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। सुहानी उन दोनों से कहती है, आई थिंक युवराज सर ठीक कह रही हैं। अभी ये बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। निशा और विवेक इस बात से सहमत होकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। युवराज कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? सुहानी जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। युवराज वहां से उठते हुए कहता है, चलो मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद सुहानी नोटिस करती है कि विवेक काफी समय से उसे ही देख रहा था। सुहानी विवेक से कहती है, क्या हुआ विवेक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवेक थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही शिवी हो।
ऐसा लग रहा है जैसे आज सालों बाद मैं किसी ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो मेरे बचपन से जुड़ा है। तुम्हें पता है, बचपन में हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, हम अब भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विवेक की बातें सुनकर निशा अपना मुंह बना लेती है और सुहानी से कहती है, सुहानी, इसकी बात का भरोसा मत करना। इसके पास ना तेरे बचपन की एक भी तस्वीर नहीं है और खुद को तेरा बेस्ट फ्रेंड कह रहा है। ये सुनकर विवेक चिढ़ जाता है और कहता है, तब मैं छोटा था और निशा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, तुम रहने दो, तुम्हें तो ठीक से बहाना बनाना भी नहीं आता है। इसके साथ ही निशा और विवेक की बहस शुरू हो जाती है। शाम को युवराज सुहानी, निशा और विवेक को ड्रॉप करने के लिए अपनी कार से हॉस्टल तक लेकर जाता है। सुहानी और निशा को गर्ल्स हॉस्टल छोड़ने के बाद युवराज विवेक को लेकर उसके हॉस्टल की तरफ बढ़ता है। इस वक्त युवराज कार की ड्राइविंग सीट पर और विवेक फ्रंट सीट पर बैठा था। युवराज के साथ ऐसे कार में अकेले होने से विवेक थोड़ा नर्वस हो रहा था। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। ड्राइविंग करते हुए युवराज कुछ सोच रहा था। युवराज मन ही मन खुद से कहता है, किसी भी तरह से मुझे सुहानी को अपने घर लाना होगा। अब खतरा बढ़ता जा रहा है। वो साया अब कभी भी शिकार कर सकता है। सुहानी को सेफ रखने के लिए मुझे हर वक्त उसे अपनी नजर के सामने रखना होगा। ये सोचकर युवराज विवेक से कहता है, विवेक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। विवेक कंफ्यूज होकर युवराज को देखता है। कार के अंदर युवराज और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में युवराज की कार हॉस्टल के सामने आकर रुक जाती है। विवेक कार से निकलते हुए कहता है, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। युवराज अपना सर हिला देता है। विवेक युवराज को थैंक्स बोलकर हॉस्टल के अंदर चला जाता है। क्या चल रहा है युवराज के दिमाग में और वो किस लिए विवेक की मदद चाहता है, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात के 3 बजे थे। पूरा शहर नींद की आगोश में समाया था। उस विशिंग वेल के पास भी बिल्कुल सन्नाटा था। इस अंधेरे में सेंट थॉमस हॉस्टल बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। निशा और सुहानी के साथ साथ बाकी की लड़कियां भी सो रही थीं। उस हॉस्टल रूम में पिंक नाइट सूट पहने एक लड़की आराम से सो रही थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं, लेकिन खिड़की से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। तभी वहां एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, संजना। वो आवाज सुनकर वो लड़की नींद में कसमसाती है और फिर से सो जाती है। सोते हुए उस लड़की के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। वहां एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, जिससे उसके चेहरे से और उसके कान से बाल हट जाते हैं। इस बार उस लड़की को कान के बिल्कुल करीब से वही फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये सोने का वक्त नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़की की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उस लड़की का दिल जोर से धड़क रहा था। वो फौरन अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो अपना मोबाइल पास में रखकर फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। खिड़की से कुछ रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। वो लड़की लेटे हुए सीलिंग को देख रही थी। तभी उसे सीलिंग पर तेजी से एक साया गुजरता हुआ दिखता है। उस साए को देखते ही उस लड़की को विशिंग वेल के साए वाली बात याद आ जाती है। वो लड़की अब बुरी तरह से डर गई थी। वो ब्लैंकेट से खुद को सर से पांव तक ढक लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि उसके पैर के पास कुछ हलचल हो रही है। नीचे से कोई ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है। वो लड़की डरकर ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटा देती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे फिर से छत पर वो साया दिखता है। वो लड़की वापस से ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। वो इस वक्त डर से कांप रही थी। तभी एक ही झटके में उसका ब्लैंकेट उसकी बॉडी से अलग हो जाता है।
जैसे किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। वो लड़की डर से कांप रही थी। वो बेड के एक कोने में खुद को समेट कर बैठ जाती है। उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर से हकलाते हुए कहती है, कौन है यहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी उस लड़की को अपनी खिड़की से काला धुआं अंदर आते हुए दिखता है। वो काला धुआं उसके सामने आकर धीरे धीरे एक बड़े से इंसान के आकार में बदल जाता है। उसे देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि वो साया आदमी का है या किसी औरत का। वो साया धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो साया उस लड़की के एकदम पास पहुंचता है, वो हिम्मत करके अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजा खोल देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो लड़की चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है, उसे फिर से वो साया अपने सामने दिखता है। वो भागते हुए अपने बगल वाले रूम के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अब डर से उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो देखती है कि धीरे धीरे वो साया उसके करीब आ रहा है। जैसे जैसे वो साया उस लड़की के करीब आ रहा था, वो और भी जोर से दरवाजे को खटखटा रही थी। जैसे ही वो साया उस लड़के के पास आकर उसे छूने वाला था, वैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल वो लड़की कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अगली सुबह सुहानी और निशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुहानी देखती है कि निशा काफी देर से अपने बैग में कुछ ढूंढ रही है। जब उसे अपने बैग में कुछ नहीं मिलता, तो वो अपने रूम से बाहर जाने लगती है। सुहानी निशा से कहती है, निशा, तू कहाँ जा रही है? हमें कॉलेज के लिए निकलना है। निशा सुहानी की तरफ मुड़कर कहती है, यार, मेरी हिस्ट्री के नोट्स संजय के पास हैं, उससे वो लेकर आती हूँ। ये कहकर निशा कमरे से बाहर चली जाती है। निशा के बाहर जाने के बाद सुहानी कॉलेज के लिए अपने बुक्स अरेंज करने लगती है। वो अपना काम कर ही रही थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज निशा की थी। निशा की चीख सुनते ही वो संजना के रूम की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर सुहानी देखती है निशा किसी मूर्ति की तरह खड़ी है और आंखें फाड़कर अपने सामने देख रही है। निशा की आंखों में इस वक्त खौफ था। ये देखकर सुहानी इस रूम के अंदर जाती है और उस तरफ देखती है जिस तरफ निशा की नजर थी। वहां का नजारा देखकर सुहानी अवाक रह जाती है। उस रूम के अंदर 3 लड़कियों की लाश पड़ी थी। रूम के अंदर का सीन देखकर डर से सुहानी की सांसें रुक जाती हैं। उस रूम का फ्लोर उन तीनों लड़कियों के खून से भरा था। वहां का सारा सामान, लड़कियों के बेड की बेडशीट और उनके बुक्स, सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे। एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी थी, दूसरी की बेड पर और तीसरी लड़की की लाश आधी बेड पर थी और आधी जमीन की तरफ लटक रही थी। उन तीनों के बाल बिखरे और आंखें खुली हुई थी। उनकी आंखें बाहर आ गई थी और उनकी पूरी बॉडी सफेद पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी का सारा खून निचोड़ लिया हो। ये सीन देखकर सुहानी भी निशा की तरह फ्रीज हो जाती है। तभी 2 और लड़कियां और वार्डन कमरे के अंदर आती हैं और डर से वो सब भी चीख पड़ती हैं। वार्डन डर से कांपते हुए कहती है, ये कैसे? ये नहीं हो सकता। उनकी आवाज से सुहानी अपने होश में आती है और खुद को संभालती है। वो वार्डन के पास जाकर कहती है, मैम, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। आप इन्हें लेकर चलिए, मैं निशा को लेकर बाहर आती हूँ। वार्डन अभी भी शॉक में थी। वो आंखें फाड़कर उस भयानक सीन को एकटक देख रही थी। सुहानी वार्डन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैम, आप ठीक हैं? सुहानी के ऐसा करने पर वार्डन होश में आती है और हकलाते हुए कहती है, हाँ, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। वो उन दोनों लड़कियों को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। सुहानी निशा को लेकर रूम से बाहर जाती है। इतनी चीखें सुनकर
हॉस्टल की सारी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगती हैं। सुहानी उन सभी को कमरे के अंदर जाने से रोकती है और उस कमरे को लॉक कर देती है। निशा अभी भी शॉक में थी। सुहानी उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठा देती है और फौरन युवराज को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। सुहानी की बात सुनकर युवराज फौरन अपने घर से हॉस्टल के लिए निकल जाता है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। इधर सुहानी निशा को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। पूरे हॉस्टल में मातम का माहौल था। तभी हॉस्टल के सामने ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज बेंज कार रुकती है। उस कार से ब्राइट ब्लैक साड़ी में पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सीधे हॉस्टल के अंदर चली जाती है। पद्मिनी को हॉस्टल में आते देख वार्डन उसके पास आकर उसे विश करती है। पद्मिनी की नजर वार्डन पर ना होकर उस कमरे की तरफ थी जिस कमरे में उन 3 लड़कियों की लाश थी। सब कुछ पता होने के बावजूद पद्मिनी वार्डन से कहती है, कहाँ है वो रूम? वार्डन उस कमरे की तरफ इशारा करती है। वो कमरा रिसेप्शन से सीधे दिखाई दे रहा था। पद्मिनी उस तरफ बढ़ने लगती है। पद्मिनी को उस तरफ बढ़ता देख वार्डन उसके पीछे पीछे जाते हुए घबराहट के साथ कहती है, मैम प्लीज आप अभी वहां मत जाइए, पुलिस ने वहां किसी को भी जाने से मना किया है। जैसे ही वार्डन अपनी बात पूरी करती है, पद्मिनी वहीं रुककर उसे गुस्से से देखती है। पद्मिनी को ऐसे घूरते देख वार्डन डर कर वहीं रुक जाती है और पद्मिनी उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उस कमरे का दरवाजा लॉक था। पद्मिनी अपना हाथ उस लॉक पर फेरती है और वो लॉक अपने आप खुल जाता है। पद्मिनी रूम के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर भी पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वो शांत आंखों से उन लाशों को देखती है और फिर उनकी तरफ बढ़ती जाती है। पद्मिनी जमीन पर पड़ी हुई लाश के पास जाती है और घुटने के बल वहां बैठ जाती है। फ्लोर पर खून फैला हुआ था जिससे पद्मिनी की साड़ी खून से भीग रही थी। पद्मिनी उस लड़के की लाश को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस लड़की की गर्दन पर जाती है। वो अपना हाथ उस लड़की के गर्दन पर पड़े उन नाखूनों के निशान पर ले जाती है। उस निशान को छूते ही पद्मिनी के हाथों की उंगलियों पर खून लग जाता है। पद्मिनी खून लगे हुए अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लाकर देखने लगती है। उसे देखकर पद्मिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल पद्मिनी के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो अपने सामने देखती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। शायद उसे ये भी पता चल गया था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। पद्मिनी भी वहां से उठ जाती है और आराम से पीछे मुड़ती है। वहां युवराज खड़ा था। युवराज पद्मिनी को ऐसे देख रहा था जैसे वो जानता हो कि पद्मिनी वहां क्या करने आई है। युवराज पद्मिनी से एक शब्द नहीं कहता, बस आंखों में गुस्सा लिए उसे देखता रहता है। युवराज के वहां आने पर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे जैसे पद्मिनी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी उंगलियों, साड़ियों और सैंडल पर लगा खून गायब होता जा रहा था। जब तक पद्मिनी कमरे के बाहर निकलती है, उसकी बॉडी और कपड़ों पर लगा सारा खून साफ हो चुका होता है। युवराज बिना कुछ कहे ये सब देख रहा था। पद्मिनी हॉस्टल से बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही पुलिस की कार हॉस्टल में पहुंच जाती है। पुलिस कार के रुकते ही अर्नव बाहर निकलता है और बड़ी तेजी से हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। उसके पीछे गोपाल और अर्नव की टीम भी हॉस्टल के अंदर जाती है। उस कमरे के पास पहुंचते ही अर्नव देखता है कि दरवाजे के पास युवराज खड़ा है और उसकी नजर कमरे के अंदर है। अर्नव गुस्से से युवराज से कहता है, मिस्टर दीवान, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर युवराज की नजर अर्नव पर जाती है। अपने नेचर से अलग इस बार युवराज अर्नव से कहता है, ओह, आई एम सॉरी एसपी सिंह, ये मेरे स्टूडेंट्स थे। दरवाजा खुला था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया।
लेकिन मैंने यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। युवराज की बात सुनकर अर्नव शांत होकर कहता है, इट्स ओके, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसा करके आप कानून तोड़ रहे हैं। युवराज अपना सर हिला देता है। अर्नव मुड़कर रूम के दूसरी तरफ देखता है। रूम के अंदर के नजारे को देखकर अर्नव दंग रह जाता है। इतना भयानक सीन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सामने सफेद पड़ी 3 लाशें, खून से भरा हुआ कमरा और उन लाशों की आंखें जो बाहर निकल आई थीं। क्या अर्नव इस केस को सॉल्व कर पाएगा? क्या कनेक्शन है पद्मिनी का इस मर्डर से? और वो यहाँ क्या करने आई थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्ट्राइकर, सबसे पहले तू ठीक रात के 9 बजे पूरे एरिया की बत्ती गुल करेगा। चंद घंटों का पावर बैकअप खत्म, फिर कमाई शुरू। पावर कहाँ से आया? वो काया स्ट्राइकर 6 घंटे बाद भी ओकाया का XBD और CBH वाला इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो दे पूरे 6.25 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। उस कमरे का नजारा देखकर अर्नव दंग रह जाता है। इतना भयानक सीन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर उसके माथे से पसीना बहने लगता है। घबराहट से कुछ पल के लिए अर्नव के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। अर्नव को लड़खड़ाते देख युवराज उसे संभालते हुए कहता है, एएसपी सिंह, आर यू ओके? अगले ही पल अर्नव संभलते हुए खुद को मजबूत करके कहता है, यस, आई एम फाइन। अर्नव खौफ और हैरानी से उन लाशों को देखते हुए कहता है, इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? युवराज अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी गोपाल कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही जब वो अंदर का नजारा देखता है तो घबराहट से उसे उल्टी आने लगती है। वो फौरन कमरे से बाहर चला जाता है। गोपाल के जाते ही युवराज भी कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी अर्नव उससे कहता है, मिस्टर युवराज, आपको क्या लगता है ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ये पता लगाना तो आपका काम है। अर्नव युवराज पर शक करते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इन मर्डर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं? युवराज अर्नव की आंखों में देखकर कहता है, एएसपी सिंह, जब तक आप लॉजिक लगाकर इन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे तो इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अर्नव युवराज को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर युवराज? युवराज कहता है, जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसे ही देखिए, आपको खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज हॉस्टल से बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाता है। कार का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर कार की साइड मिरर पर जाती है। युवराज साइड मिरर में देखता है कि एक आदमी शॉल से अपना चेहरा ढककर हॉस्टल के बाहर भीड़ में खड़ा है। हालांकि उस आदमी ने शॉल से अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन युवराज उसकी आंखें देखकर ही समझ जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, राघव है। राघव की नजर इस वक्त युवराज पर ही थी। राघव को ये बात नहीं पता थी कि युवराज ने उसे साइड मिरर से देख लिया है। युवराज राघव को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो चाहता तो उसे वहीं पर पकड़ सकता था, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के कार के अंदर बैठ जाता है और कार आगे बढ़ा देता है। कार ड्राइव करते हुए युवराज अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी को कॉल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज आती है, हेलो युवराज सर। युवराज कहता है, विवेक शाम 5 बजे निशा और सुहानी के साथ मुझे कैफे में मिलो। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। युवराज के जाते ही फॉरेंसिक टीम हॉस्टल में पहुंच जाती है और अर्नव बाकी के छानबीन में बिजी हो जाता है। छानबीन के बाद अर्नव निशा और सुहानी का बयान लेने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उसे सिर्फ सुहानी का बयान मिलता है। निशा शौक में थी और कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी।
शाम के 5 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा बिल्कुल शांत बैठी थी। सुहानी और विवेक उससे बात की कोशिश कर, लेकिन वो उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। निशा ने जो आज सुबह देखी की वजह से काफी डिस्टर्ब थी। विवेक सुहानी से कहता है, मैंने सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। सुहानी उदास होकर कहती है, हाँ विवेक, तुमने बिल्कुल सही सुना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा हॉस्टल सील कर रही है और कॉलेज मैनेजमेंट को भी लगता है कि अब वो हॉस्टल सेफ नहीं है। तो जब तक वहाँ सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता, हॉस्टल बंद रहेगा। सुहानी का ऐसा कहने पर निशा की उदासी और भी बढ़ जाती है। विवेक अनजान बनते हुए आगे कहता है, तो फिर हॉस्टल की लड़कियां कहाँ जाएंगी? सुहानी कहती है, लड़कियां अपने लिए प्राइवेट हॉस्टल और पीजी ढूंढकर वहां शिफ्ट हो रही हैं। कुछ लड़कियां अपने फ्रेंड्स के घर शिफ्ट हो चुकी हैं। कॉलेज मैनेजमेंट भी लड़कियों को प्राइवेट हॉस्टल और पीजी ढूंढने में हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट काफी लड़कियों को हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया गया है और कुछ लड़कियां उस साय के डर से अपने घर जा चुकी हैं। विवेक कहता है, तो तुम लोगों को हॉस्टल मिल गया? निशा विवेक की इस बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, हमें ना कोई हॉस्टल मिला है और ना ही कोई पीजी। हॉस्टल की सारी लड़कियों के रहने का इंतजाम हो चुका है, सिवाय हमारे। निशा की बात सुनकर विवेक मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो आगे कहता है, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट तो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है ना, तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, नहीं यार, वो बस कह रही हैं कि वो ट्राई कर रही हैं। इसके अलावा उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा परेशान होकर कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। 2 घंटे में हॉस्टल बंद कर दिया जाएगा और हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। लगता है आज रात हमें रोड पर ही सोना पड़ेगा। सुहानी और उसके दोस्त यही बातें कर रहे थे। तभी वहां युवराज पहुंच जाता है। युवराज किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और काम से आया है। युवराज के वहां आते ही विवेक निशा और सुहानी से कहता है, अरे युवराज सर यहाँ क्या कर रहे हैं? विवेक ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे युवराज को वहां देखकर वो भी सरप्राइज्ड है। विवेक की बात सुनकर निशा और सुहानी भी युवराज की तरफ देखते हैं। कॉल कट करने के बाद युवराज की नजर उन तीनों पर जाती है। उन्हें देखकर युवराज उनके पास आकर बैठ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी और निशा का मुंह लटका हुआ था। उसे इसकी वजह भी अच्छे से पता थी। फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले कभी युवराज ऐसे उनके पास आकर नहीं बैठता था। बैठना तो दूर, युवराज ऐसे कैफे में उन्हें देखकर उनको इग्नोर कर देता था। लेकिन आज युवराज का एटीट्यूड कुछ अलग ही था। युवराज की नजर निशा के उतरे हुए चेहरे पर जाती है। उसे देखकर वो कहता है, एनी प्रॉब्लम? युवराज का सवाल सुनकर निशा और सुहानी खामोश रहते हैं, लेकिन विवेक उसे सारी प्रॉब्लम बता देता है। विवेक के मुंह से निशा और सुहानी की प्रॉब्लम सुनकर युवराज कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद युवराज कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। युवराज के ऐसा कहते ही निशा और सुहानी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। निशा युवराज से कहती है, युवराज सर, हम आपके घर में कैसे रह सकते हैं? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, जब तक तुम्हें रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, सिर्फ तब तक तुम लोग मेरे घर में रह सकते हो। सुहानी कहती है, थैंक्स फॉर योर हेल्प सर, लेकिन हम आपके घर नहीं आ सकते। आप फिक्र मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन युवराज उसी टोन में कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच लो। अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन हैं। या तो तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, या फिर पढ़ाई छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। चॉइस इज योर्स।
ये कहकर युवराज वहां से उठकर जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए बस कुछ ही कदम बढ़ा पाया था, तभी निशा उठकर उसे पीछे से आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। अगले ही पल निशा कहती है, हम आपके घर चलने के लिए तैयार हैं। अब युवराज की स्माइल थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ता है। निशा की बात सुनकर सुहानी भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो निशा की तरफ झुकते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, निशा तू क्या बोल रही है? हम युवराज सर के घर में कैसे रह सकते हैं? निशा भी सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, देख सुहानी, इस वक्त युवराज सर के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सड़क पर रात बिताने से अच्छा हम युवराज सर के घर चले जाएं। जैसे ही हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी, हम सर के घर से चले जाएंगे। सुहानी निशा की बात से इनकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसे भी पता था कि निशा सही कह रही है। सच में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। युवराज उन दोनों को इस तरह से बात करते देख अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहता है, तुम लोगों को जो भी डिसाइड करना है जल्दी करो, मुझे और भी जरूरी काम है। विवेक युवराज को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि युवराज सर इतने अच्छे एक्टर हैं। खुद ही निशा और सुहानी को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निशा फुसफुसाते हुए सुहानी से कहती है, प्लीज मान जा यार, अगर ये ऑप्शन भी हमारे हाथ से गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुझे वापस कश्मीर जाना पड़ेगा और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। मेरे मॉम डैड मेरे स्टेप मॉम डैड के साथ अलग अलग देशों में रहते हैं। मैं तो बेघर ही हो जाऊंगी। निशा की बात सुनकर सुहानी विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक भी अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सुहानी, फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। सुहानी युवराज को देखकर धीरे से कहती है, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर युवराज की आंखों में हल्की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। वो आगे बढ़कर उन तीनों के पास जाता है और कहता है, ठीक है, तुम तीनों जाकर अपना सामान पैक कर लो। 1 घंटे में मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगा। अब हैरान होने की बारी विवेक की थी। युवराज की बात सुनकर विवेक भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो युवराज से कहता है, सर, हम तीनों मतलब आपके घर में तो निशा और सुहानी शिफ्ट हो रही है ना, तो मैं क्यों अपना सामान पैक करूं? निशा और सुहानी भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। युवराज सहजता से कहता है, क्योंकि तुम भी मेरे घर शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन क्यों? मेरा हॉस्टल तो बंद नहीं हो रहा। विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है। युवराज उसी अंदाज में कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों को किसी भी अनजान जगह में अकेले रहने दोगे, स्पेशली जब वो दोनों लड़कियां हों? युवराज के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी विवेक को उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। विवेक युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो उनके प्लान का पार्ट नहीं था। युवराज ने उससे बस निशा और सुहानी को अपने घर शिफ्ट करने की बात कही थी। विवेक को खामोश देखकर युवराज कहता है, 1 घंटे में तैयार रहना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद निशा, सुहानी और विवेक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होकर युवराज का इंतजार कर रहे थे। सुहानी परेशान होकर कहती है, यार, मुझे ऐसे युवराज सर के घर जाकर रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। निशा भी कहती है, हाँ यार, ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इधर विवेक सदमे में अपना मुंह बनाकर खड़ा था। वो दुखी होकर अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मेरे साथ ही गेम हो गया। युवराज सर ने मुझे बताया ही नहीं था कि वो मुझे भी अपने घर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में युवराज की कार गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है। तीनों युवराज के साथ वहां से चले जाते हैं। कार के जाते ही एक पेड़ के पीछे से राघव बाहर निकलता है।
कार देखते हुए वो खुद से कहता है, युवराज दीवान, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम खुद शिवी को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हो। क्या सच में युवराज सुहानी को दीवान विला ले जाकर उसकी जान खतरे में डाल रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ ही देर में युवराज की कार दीवान विला पहुंच जाती है। सुहानी, निशा और विवेक जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, युवराज के शानदार घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन तीनों ने इतना शानदार बंगला पहले कभी नहीं देखा था। उनकी नजर बंगले से बिल्कुल भी नहीं हट पाती। उन तीनों को हैरान देखकर युवराज उनके पास जाता है और कहता है, अंदर चलें। युवराज की आवाज सुनकर वो तीनों अपने होश में आते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। वो युवराज के पीछे पीछे बंगले के अंदर आ जाते हैं। बंगले के अंदर आकर उनकी हैरानी और भी बढ़ जाती है। अंदर से वो बंगला और भी खूबसूरत दिख रहा था। उस बंगले के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में राउंड शेप में 2 सीढ़ियां थीं जो फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पर कई सारे कमरे थे। युवराज का घर किसी 5 स्टार होटल जैसा था। बंगले के हॉल में आकर सुहानी और उसके दोस्त उसे देख ही रहे थे, तभी शुभ्रा वहां आ जाती है। शुभ्रा उन सभी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि युवराज कभी किसी को अपने घर लेकर नहीं आता था। इससे पहले शुभ्रा कुछ कहती, युवराज उसके पास जाकर कहता है, मासी, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ दिन तक यहीं रहेंगे। युवराज के ऐसा कहने पर शुभ्रा हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो नॉर्मल होकर सुहानी, निशा और विवेक को वेलकम करती है। युवराज एक सर्वेंट को उन सभी को उनके कमरे तक ले जाने के लिए कहता है। वो तीनों नौकर के पीछे पीछे अपने अपने कमरे तक चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाते ही शुभ्रा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो सीरियस होकर युवराज से कहती है, युवराज, तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हो? युवराज जवाब देता है, कल रात कॉलेज के हॉस्टल में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हॉस्टल सील कर दिया है। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं इन्हें घर ले आया। शुभ्रा परेशान होते हुए कहती है, बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि वो साया यहाँ कभी भी आ सकता है। ऐसे में यहाँ इन सब की जान को खतरा है। युवराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर युवराज ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और शुभ्रा परेशान होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इधर अपने कमरे में आकर निशा और सुहानी की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उनका कमरा बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस था। सुहानी और निशा को एक ही कमरा मिला था जो युवराज के कमरे से लगा हुआ था। विवेक भी पास वाले कमरे में था। निशा उस कमरे को देखते हुए कहती है, यार सुहानी, ये कितना ऑसम है ना। ये कहकर निशा सुहानी की तरफ मुड़ती है। सुहानी वहां कंफ्यूज होकर खड़ी थी। ये देखकर निशा भी थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? सुहानी कहती है, निशा, तुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा? निशा कुछ सोचकर कहती है, क्या अजीब लग रहा है? सुहानी कहती है, हमारा हॉस्टल सील किया गया। मैनेजमेंट ने सारी लड़कियों को रूम प्रोवाइड किया सिवाय हमारे, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसी वक्त युवराज सर हमारे पास आ गए। ये सब अजीब नहीं है? सुहानी की बात सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती है। वो अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ यार, अपने स्ट्रेस में मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। कुछ देर रुककर निशा कहती है, तो तुझे क्या लगता है कि युवराज सर की वजह से मैनेजमेंट ने हमारी मदद नहीं की, जिससे युवराज सर हम तीनों को अपने घर ले आए? सुहानी भी कंफ्यूज होकर कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है,
और वो मुस्कुराते हुए सुहानी को देखने लगती है। सुहानी निशा का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, शुरू हो गया इसका। निशा भी सुहानी के पीछे जाते हुए कहती है, अरे सुहानी सुनना, मुझे सच में लगता है कि युवराज सर भी तुझे लाइक। निशा इतना ही कह पाई थी कि सुहानी वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। रात के 10 बजे थे। राघव अपने घर में मिरर के सामने खड़ा था। वो खुद को एकटक देख रहा था। उसकी दाढ़ी मूंछ बढ़ी हुई थी और उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। वो मिरर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। खुद को देखते हुए राघव की आंखों में गुस्सा था। तभी वो अपने सामने की ड्रेसिंग टेबल से एक कैंची निकालता है और अपने लंबे बाल और दाढ़ी काटने लगता है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद वो शेव करना शुरू करता है। कुछ ही देर में राघव अपने चेहरे पर क्लीन शेव कर लेता है। अब उसके बाल भी कटकर काफी छोटे हो गए थे। राघव अपनी आंखों से चश्मा निकालकर लेंस लगा लेता है। अब राघव पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके लुक में इतना चेंज आ गया था कि अब उसे पहचान पाना मुश्किल था। राघव मिरर में खुद को देखते हुए कहता है, मैं शिवी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस पर नजर रखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। इधर दीवान विला में बिल्कुल खामोशी छाई थी। निशा, सुहानी और विवेक डिनर करके अपने अपने रूम में सो गए हैं। बंगले के स्टाफ के सभी लोग भी अपना काम खत्म करके सो रहे थे। वहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड भयानक रात में भी युवराज के घर के गेट के पास जागते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। युवराज ने अब घर से सिक्योरिटी काफी कम कर दी थी। वहां सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बचे थे। तभी एक आदमी बाउंड्री वॉल से कूदकर बंगले के अंदर आ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। आज राघव की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग दिख रही थी। 6 फीट हाइट, गेहुआ रंग, लाइट ब्राउन आईज और क्लीन शेव। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास होगी। वो बड़ी फुर्ती से दीवार से कूदकर कैमरे से बचते हुए धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ता है। मेन गेट से कुछ दूर रुककर राघव अपने पैंट के पॉकेट से एक पत्थर निकालता है और गेट के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर निशाना लगा देता है। उसके एक वार से ही कैमरा टूट जाता है। कैमरा टूटने की आवाज जब गार्ड को सुनाई देती है तो वो टॉर्च लेकर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस वक्त राघव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे युवराज के घर के सारे कैमरे के बारे में अच्छे से पता है। सीसीटीवी कैमरा तोड़कर वो धीरे से उस गार्ड के पीछे पहुंचता है। अगले ही पल राघव गार्ड को पीछे से पकड़कर उसके नाक और मुंह पर एक रुमाल रख देता है। कुछ ही सेकंड बाद वो गार्ड बेहोश हो जाता है। दूसरा गार्ड बंगले के दूसरे हिस्से में था। उसे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उस गार्ड के बेहोश होने पर राघव उसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले जाता है। गेट के बाहर राघव की कार खड़ी थी। वो गार्ड को कार के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद राघव उस कार से बाहर निकलता है। अब वो गार्ड के यूनिफॉर्म में था। राघव ने उसी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन लिया था और गार्ड को कार के अंदर लॉक कर दिया था। राघव गेट के अंदर आकर उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर खड़ा हो जाता है। उसने गार्ड के कैप से अपना आधा चेहरा छुपा लिया था, जिससे उसे कोई पहचान न सके। कुछ घंटे तक राघव उसी तरह गेट के पास खड़ा रहता है। उसके बाद वो बंगले के चारों तरफ घूमते हुए बंगले को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। राघव सुहानी का कमरा ढूंढ रहा था। सुहानी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए राघव उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। बंगले को देखते हुए राघव के मन में ख्याल आता है कि वो पाइप से चढ़कर सुहानी के कमरे तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पर जगह जगह कैमरे लगे थे। राघव जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो पकड़ा जाएगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता
तो वो वापस उस गेट के पास आकर एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है। इधर युवराज अपने रूम में बेड पर बैठा था। युवराज के सामने लैपटॉप था जिसमें वो सीसीटीवी की लाइव फुटेज देख रहा था। राघव को इतने स्मार्टली अपने घर में घुसते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम सुहानी का पीछा करते हुए यहां तक जरूर आओगे। युवराज के बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उसके घर में बहुत सारे कैमरे लगे थे जिसमें से कुछ दिखते थे और कुछ नहीं। हिडन कैमरे के बारे में सिर्फ युवराज जानता था। युवराज ने जानबूझकर अपने घर से सिक्योरिटी हटाई थी। वो जानता था कि राघव उसके घर जरूर आएगा और घर में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर देगा। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजता है। युवराज फोन उठाकर कहता है, हाँ रॉबिन। फोन से युवराज के सिक्योरिटी हेड रॉबिन की आवाज आती है। सर, मैंने उस आदमी पर नजर रखा हुआ है। वो इस वक्त हमारे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में है। आप कहें तो उसे अभी दबोच लूं? युवराज रॉबिन से कहता है, नहीं, अभी उसे पकड़ने का वक्त नहीं आया है। बस उस पर नजर रखो और देखो कि ये अपनी ड्यूटी के बाद कहां जाता है। कुछ देर रुककर युवराज आगे कहता है, और हाँ, थोड़ा ध्यान से, ये आदमी काफी चालाक और बहुत डेंजरस है। अगली सुबह निशा, सुहानी और विवेक तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रहे थे। जब वो घर के लिविंग एरिया से होकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे सुनो! आवाज सुनकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं और वो एक साथ पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ने पर वो देखते हैं कि उनके सामने शुभ्रा खड़ी थी। शुभ्रा उनके पास आकर कहती है, इतनी सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो तीनों कुछ देर तक खामोश रहते हैं। फिर सुहानी धीरे से कहती है, आंटी, वो हम कॉलेज जा रहे हैं। शुभ्रा मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज? और इतनी सुबह? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। इतनी जल्दी कॉलेज खुल जाता है क्या? ये सुनकर वो तीनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शुभ्रा उनकी बातों को नजरअंदाज करके बड़े प्यार से कहती है, खैर छोड़ो, तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता करके जाना। निशा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, नहीं आंटी, हम कॉलेज में नाश्ता कर लेंगे। शुभ्रा अपना मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज में? ये बातें चल ही रही थीं, तभी लिविंग एरिया में युवराज आ जाता है। वो सुबह की रनिंग करके वापस आया था। सभी की नजर युवराज पर जाती है। उसने इस वक्त हाफ टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। हाफ टी शर्ट पहनने की वजह से उसके हाथों के स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे। युवराज बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके वहां आते ही निशा और सुहानी के साथ साथ विवेक भी उसे देखता रह जाता है। इससे पहले उन लोगों ने युवराज को सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में देखा था। वो कैजुअल में भी इतना शानदार लगता है, उन्हें पता नहीं था। युवराज के पास आने पर सुहानी और उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उनका चेहरा देखते ही युवराज समझ जाता है कि वो लोग घर में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। युवराज शुभ्रा की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है मासी, एनी प्रॉब्लम? शुभ्रा कहती है, नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस ये तीनों बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए जा रहे थे। मैंने नाश्ते के लिए पूछा तो कह रहे हैं कि कैंटीन में कर लेंगे। शुभ्रा की बात सुनकर युवराज उनकी तरफ देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट करके जाना। वो तीनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते हैं। युवराज आगे कहता है, एक और जरूरी बात जो मैं कल कहना भूल गया था। निशा कहती है,
क्या सुहानी और विवेक भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं? क्या है युवराज की वो जरूरी बात? युवराज ने राघव को अपने घर क्यों आने दिया और उसने रॉबिन को राघव को पकड़ने से मना क्यों कर दिया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज उन्हें देखते हुए कहता है, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट तुम लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवा पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। तो जब तक तुम तीनों यहाँ रहोगे तो मुझे वही फीस पे करोगे जो हॉस्टल और मेस के लिए करते थे। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी, निशा और विवेक की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुश होकर युवराज को देखते हैं। युवराज उन्हें इग्नोर करके शुभ्रा से कहता है, मासी, मैं शावर लेकर आता हूँ, मुझे आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। शुभ्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं जल्दी से नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। शुभ्रा के ऐसा कहने पर युवराज अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखता है। वो देखता है कि कुछ देर पहले जो परेशानी सुहानी और उसके दोस्तों के चेहरे पर थी, अब वो गायब हो चुकी है। युवराज समझ गया था कि वो तीनों मुफ्त में युवराज के घर में रहकर खुश नहीं थे, इसीलिए युवराज ने उनसे पैसे की बात की थी। उन्हें देखकर युवराज हल्का सा मुस्कुराता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद युवराज रेडी होकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। वो देखता है कि सुहानी और उसके दोस्तों ने खाना शुरू कर दिया था। युवराज खामोशी से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। युवराज को देखकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उन्होंने युवराज का वेट नहीं किया था। वो तीनों खाना छोड़कर युवराज को देखने लगते हैं। युवराज उनकी तरफ देखे बिना कहता है, इट्स ओके, तुम लोग लेट हो रहे हो, नाश्ता खत्म करके जल्दी निकलो। युवराज के कहने पर वो रिलैक्स होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता खत्म करके वो सभी घर से बाहर आ रहे थे। जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंचते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि अक्षय घर के अंदर ही इस बार अक्षय खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉली बैग थी। युवराज उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। जैसे ही अक्षय लिविंग एरिया में पहुंचता है, युवराज उससे कहता है, तूने तो कहा था कि तू 1 हफ्ते की छुट्टी पर घर आया है, फिर तू आज वापस कैसे जा रहा है? अक्षय के बात सुनकर निशा खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, चलो अच्छा हुआ, सुहानी के रास्ते का ये कांटा खुद ही यहाँ से जा रहा है। अक्षय युवराज की बात को काटते हुए कहता है, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा। तो तू ये बैग लेकर यहाँ क्या कर रहा है? युवराज सीरियस होकर कहता है। अक्षय मुस्कुराते हुए युवराज के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं यहाँ तेरे साथ रहने आया हूँ। अक्षय के ऐसा कहते ही युवराज सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी, निशा और विवेक हैरानी से एक बार अक्षय को तो एक बार युवराज को देख रहे थे। युवराज को फिर से टेंशन होने लगी थी कि कहीं सुहानी उसे कुछ और ही न समझ ले। अगले ही पल युवराज अक्षय का हाथ अपने कंधे से हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, तू यहाँ क्यों रहेगा? तेरे पास घर नहीं है क्या? अक्षय कहता है, मेरे पास घर है, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना है। मैं तेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। युवराज कहता है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। युवराज की बात सुनकर अक्षय पास खड़ी शुभ्रा के पास जाकर कहता है, देखा मासी, ये है इसकी दोस्ती। अपने स्टूडेंट्स को अपने घर में रख सकता है, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को नहीं रख सकता। युवराज रूडली कहता है, ये लोग यहाँ रहने के लिए रेंट दे रहे हैं। मैं भी रेंट दे दूंगा, अक्षय कहता है। युवराज कहता है, यहाँ रूम खाली नहीं है। अक्षय बड़े आराम से कहता है, ठीक है, तो मैं तेरे साथ रूम में रह लूंगा। अक्षय के ऐसा कहते ही निशा को खांसी आ जाती है। निशा को इस तरह से खांसते देख युवराज इरिटेट होकर कहता है, मुझे किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं है। अक्षय कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर वो अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तो ठीक है,
मैं इसके साथ रूम शेयर कर लूंगा। अक्षय के ऐसा करने पर निशा सदमे में चली जाती है। उसकी आंखें डर और हैरानी से लगभग बाहर आ जाती हैं। अक्षय ने उंगली विवेक की तरफ पॉइंट की थी। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी अक्षय विवेक के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ रूम शेयर करने में? अक्षय के सवाल पर विवेक बेबसी से निशा और सुहानी को देखता है। वो ना चाहते हुए भी कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक के ऐसा कहते ही अक्षय खुशी से उछल पड़ता है और निशा उदासी से विवेक को देखने लगती है। युवराज ये सब देखकर काफी इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अक्षय युवराज को घर से बाहर जाते देखता रहता है और उसकी फिक्र करते हुए कहता है, युवराज आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। युवराज के घर से जाने के बाद अक्षय विवेक के पास जाता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है, चलो मुझे हमारा रूम दिखा दो। ये सुनकर निशा रुंधे गले से कहती है, हमारा रूम? सुहानी निशा के कंधे को थपथपाते हुए उसे सांत्वना देती है। विवेक अक्षय को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। विवेक और अक्षय को जाते देख निशा सोच में पड़ जाती है। उसके आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। वो देखती है कि विवेक और अक्षय 3 पीस सूट पहने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे हैं। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है और वो एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। विवेक अक्षय के साथ चलकर निशा के पास आता है और उससे कहता है, सॉरी निशा, अब हम साथ नहीं रह सकते। निशा दुखी होकर कहती है, लेकिन क्यों? विवेक अक्षय की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। विवेक के ऐसा कहते ही निशा जोर से चीख पड़ती है, नहीं। यही सोचते हुए निशा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो सच में जोर से चीख पड़ती है। ये देखकर उसके पास खड़ी सुहानी निशा का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, निशा क्या हुआ? निशा उदासी और घबराहट से विवेक के कमरे की तरफ देखते हुए कहती है, यार सुहानी, इस अक्षय ने पहले तेरा प्यार तुझसे छीन लिया, अब वो मेरा प्यार भी मुझसे छीनना चाहता है। निशा की बात सुनकर सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। रात के 8 बजे थे। राघव रोड पर अपनी कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो अपने घर के सामने कार रोक देता है। कार पार्क करके राघव अपने घर के अंदर आता है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो लिविंग एरिया के पास आकर लाइट का स्विच ऑन करता है। लाइट जलते ही राघव की नजर अपने लिविंग एरिया पर रखे सोफे पर पड़ती है। सोफे पर युवराज बैठा था। युवराज को देखकर राघव वहां से भागने की कोशिश करता है। उसने भागने के लिए अपने कदम उठाए ही थे, तभी युवराज रिलैक्स टोन में कहता है, भागने की कोशिश करना बेकार है। बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और वो इतने ट्रेन्ड हैं कि एक पल में तुम्हें मसल सकते हैं, मिस्टर राघव सूर्यवंशी। युवराज के मुंह से अपना नाम सुनकर राघव दंग रह जाता है और वहीं रुक जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी पता होगी। वो समझ जाता है कि युवराज ने उसके बारे में काफी कुछ पता कर लिया है। राघव इन्हीं सब सोच में डूब जाता है। उसे सोचते देख युवराज आगे कहता है, और हाँ, उस पत्थर को बाहर मत निकालना जिससे तुमने उस रात मुझे चोट पहुंचाई थी। वो क्या है ना, सेम ट्रिक्स यूज करके तुम मुझे बार बार चोट नहीं पहुंचा सकते। राघव युवराज को घूरते हुए कहता है, तुम्हें मेरे घर में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए। युवराज सोफे से उठते हुए कहता है, और तुम्हें मेरे घर में सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह पर नहीं होना चाहिए। अब राघव की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज कल रात की सारी बातें जानता है। युवराज आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज मेरे हाथ लगे हो? अगर मैं चाहता तो कब का तुम्हें दबोच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करते हो। कुछ देर बाद राघव फेक स्माइल के साथ युवराज से कहता है, मतलब मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही है।
युवराज दीवान की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। युवराज राघव की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो आगे कहता है, मैं तुमसे काफी कुछ जानना चाहता हूँ। राघव जवाब देता है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता। युवराज कहता है, तुम्हें मुझे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि सुहानी, मेरा मतलब कि शिविका सक्सेना मेरे पास है, और अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो। राघव युवराज को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तो क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? ये कहकर राघव हंसने लगता है। हंसते हुए वो आगे कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम चाहकर भी शिवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इस बात की धमकी मुझे मत देना। युवराज राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैं ये कहूँ कि उसकी याददाश्त वापस आने लगी है तो? युवराज के ऐसा कहते ही राघव हैरानी से कहता है, क्या शिवी को सब कुछ याद आ गया? युवराज बड़े ध्यान से राघव का एक एक रिएक्शन नोटिस कर रहा था। वो कहता है, सब कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ रही है। मुझे ये भी पता है कि सुहानी ही वो लड़की है जो साय को खत्म कर सकती है। युवराज की बातें राघव की हैरानी को और भी बढ़ाती जा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें युवराज कैसे जान सकता है। युवराज आगे कहता है, हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। अगर हमने उससे पहले उस साये को नहीं रोका तो। ये कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। तो क्या वो साया तुम्हें खत्म कर देगा? राघव कहता है। राघव का सवाल सुनकर युवराज अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि सिर्फ मुझसे जुड़कर उस साये को इतनी शक्तियां मिली हैं। अगर उसे मेरी आत्मा मिल जाती है तो उसकी शक्तियां कई ज्यादा बढ़ जाएंगी, और फिर उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। युवराज की बात सुनकर राघव शांत हो जाता है। वो जानता था कि युवराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ सोचते हुए वो युवराज से कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवराज राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि मिस्टर सक्सेना को रातों रात शहर से बाहर जाना पड़ा, और उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और सबसे जरूरी बात, क्यों सुहानी उस साय को खत्म कर सकती है? राघव कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, मैं वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें नहीं। युवराज कहता है, तो और किसे बताना चाहते हो? राघव कहता है, शिवी और उसके दोस्त विवेक को। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन विवेक को क्यों? राघव जवाब देता है, क्योंकि उसे भी ये जानने का हक है कि उसके माँ बाप की मौत क्यों और कैसे हुई थी। युवराज राघव की बात समझ नहीं पाता, फिर भी उससे कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वो तीनों इस वक्त दीवान विला में ही हैं। राघव युवराज को मना करते हुए कहता है, मैं उस मनूस घर में ये बातें नहीं करना चाहता जहां वो साया कभी भी आ सकता है। वो साया इस घर में नहीं आ सकता। तुम्हें उन तीनों को यहाँ लेकर आना होगा। क्या राघव सुहानी को उसके पास्ट का सच बता देगा? क्या है सुहानी का सच? कैसे वो ही उस साय को खत्म कर सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।